हमने पिछले 4-5 सालों में 409 रूट्स को प्रचलित किए हैं, 66 नए एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया है, जिसमें 8 हेलीपोर्ट्स हैं और 2 वाटरड्रोम्स हैं, और 1,70,000 फ्लाइट्स उड़ान के जरिए पिछले 5 साल में इस देश में संभव हो पाए हैं। करीब करीब 91 लाख लोग उड़ान के आधार पर एक नई आशा और उमंग से अपना जीवन आगे ज्ञापन कर रहे हैं। और जो ग्रोथ भी है अध्यक्ष महोदय, नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स में उड़ान से 5% ग्रोथ संभव हो पाया है, और 11 नए एयरलाइंस केवल उड़ान के आधार पर, जिसमें 3 स्टार्टअप्स हैं, वो उड़ान के आधार पर संभव हो पाए। हमारी योजना में 4,500 करोड़ का निवेश की विचारधारा है 124 एयरपोर्ट्स में, जिसमें करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और हमारा टारगेट है कि 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट्स को हम लोग उड़ान योजना के तहत स्थापित करेंगे, जिसमें से 66 आज स्थापित हो चुके हैं। कल बजट के चर्चा में उड़ान योजना पर मेरे कई सहभागियों ने, मेरे सांसदों ने बजट के आवंटन पर बहुत सारे प्रश्न किए। मैं आपके समक्ष आंकड़े रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। 2020-21 की बी में बजट का आवंटन उड़ान योजना के लिए 485 करोड़ था, जिससे बजट एस्टिमेट 21-22 में 600 करोड़ तक बढ़ाया गया। इस 600 करोड़ में बहुत बड़ा भाग है अधोसंरचना के लिए, निवेश के लिए 470 करोड़ रुपए निवेश का भाग है। और जब हमने वित्त मंत्रालय को दिखाया कि हमारी क्षमता ज्यादा है खर्च करने के लिए, तो रिवाइज एस्टिमेट में वो 600 करोड़ को बढ़ाकर उन्होंने 994 करोड़ किया, मतलब 66% वृद्धि की। अब कल आपत्ति लगी थी कि केवल 600 करोड़ का इस साल का आवंटन किया गया, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल बजट एस्टिमेट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी खर्च करने की क्षमता के आधार पर वित्त मंत्रालय ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी फंड्स की कमी नहीं रखी जाएगी, जितना भी खर्च होगा वो उड़ान योजना के लिए दिया जाएगा। उड़ान योजना के साथ जुड़ी हुई कई मार्मिक कहानियां हैं अध्यक्ष महोदय। 1-2 का विवरण मैं करना चाहता हूं। दरभंगा हमारा एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, मैथिली संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां की हवाई पट्टी जो है अध्यक्ष महोदय, वो आजादी के पूर्व बनाई गई थी, और एक प्राइवेट एयरलाइन दरभंगा एविएशन वहां फ्लाइट संचालित करती थी 1950 और 62 के बीच में। उसके बाद पूरी तरह से ये नागर विमानन नक्शे से गायब हो गया देश के। ये केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि 9 नवंबर 2020 को पहला प्लेन दिल्ली से दरभंगा में लैंड हुआ, और आज वही दरभंगा बिहार के उत्तर भाग के 14 जिलों को जोड़ता है, और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद और कोलकाता के साथ आज दरभंगा जुड़ चुका है। 9 महीने में अप्रैल से दिसंबर तक, फरवरी तक 9-10 महीनों में अध्यक्ष महोदय, जब कोविड का प्रकोप था, इस दरभंगा से 5.25 लाख लोगों ने सफल यात्रा कायम की। ये क्षमता है उड़ान की। जो लोग आलोचना कर रहे थे उड़ान की, कोविड के वातावरण में भी बहुत मेहनत मशक्कत के आधार पर लोगों के आशाओं और अभिलाषाओं पर उतरने की हमने कोशिश की। यही कहानी झरसुगुड़ा की है, उड़ीसा की। द्वितीय विश्व युद्ध का एयर स्ट्रिप था अध्यक्ष महोदय, और झरसुगुड़ा छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पर है। भुवनेश्वर से अध्यक्ष महोदय 350 किलोमीटर दूर है, 7 घंटे लगते हैं उसी राज्य में भुवनेश्वर से झरसुगुड़ा पहुंचने के लिए।
मार्च 2019 में वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट, और जब मैं झरसुगुड़ा गया था, मैंने निवेदन किया था, वहां के लोग कह रहे थे मुझे, आपका स्वागत है वीएसएस एयरपोर्ट में। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि वीएसएस एयरपोर्ट मत कहिए, ये हमारे स्वतंत्र संग्रामी के नाम पर रखा गया है, वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट से प्रचलित होना चाहिए ये नाम। और आज झरसुगुड़ा देश के 6 शहरों से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से, बेंगलोर से, कोलकाता से, हैदराबाद से, रायपुर से, और उसी राज्य में भुवनेश्वर के साथ भी। और पिछले 11 महीनों में, दोबारा मैं कह रहा हूं, कोविड के वातावरण में 2.5 लाख लोग झरसुगुड़ा से देश के कोने कोने तक पहुंचे। यह है कमाल उड़ान की। एक आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, रूपसी एयरपोर्ट की, असम की। 8 मई 2021 को गुवाहाटी और कोलकाता से रूपसी को जोड़ा गया था, और यह गेटवे है केवल असम के जिलों के लिए नहीं, केवल कोकराझार, धुबरी, बोनगांव, गोपालपुरा, गोलपरा जिलों के लिए नहीं, लेकिन आसपास के बंगाल के राज्य, बंगाल के साथ साथ मेघालय और कुछ भूटान के क्षेत्रों के साथ भी जुड़ा रखता है। यह 7वां ऑपरेशनल एयरपोर्ट है असम में और 14वां नॉर्थ ईस्ट में। और रूपसी से अकेले, उस रूपसी से 25,000 लोग 11 महीनों में देश के कोने कोने से घूमे। यही कहानी किशनगढ़ की है, अजमेर की, जहां करीब 1.5 लाख लोग की आवागमन हो चुकी है। और यही कहानी पासीघाट की है, पहला एयरपोर्ट अरुणाचल में, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक राज्य है, पहला एयरपोर्ट उस राज्य में। और उड़ान की योजना केवल हवाई जहाज तक सीमित नहीं है, उड़ान की योजना हम हेलीकॉप्टर तक भी ले गए, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी प्रदेश है वहां आवागमन की सुविधा में बहुत कठिनाई है। और मैं खुशी है, मैं संसद को के समक्ष रखना हूं कि हिमाचल प्रदेश में उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से शिमला, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला और रामपुर के हेलीपोर्ट्स के लिए आवागमन की सुविधा शुरू हो चुकी है। और वैसे ही उत्तराखंड में देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, टेहरी, श्रीनगर और गौचर, इन 6 शहरों के लिए भी आवागमन की सुविधा उत्पन्न हो चुकी है। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, उड़ान की एक और पहलू है, वो पहलू है कृषि उड़ान की। कृषि उड़ान में हम लोगों का मकसद है जो हमारी पेरिशेबल फूड कमोडिटीज हैं उनको देश में और विदेश में हम लोग पहुंचाएं। जी मैं करता हूं। 25 एयरपोर्ट्स के साथ हमने जुड़वाया है नॉर्थ ईस्टर्न में और 28 एयरपोर्ट्स देश में, और 7 फोकस रूट्स हमने निर्धारित किए हैं। अमृतसर से दुबई मक्के के लिए, दरभंगा से पूरे देश में लीची के लिए, सिक्किम से पूरे देश में जेवक उपज के लिए, चेन्नई विजाग से कोलकाता और फारी सी फूड के लिए, अगरतला से दिल्ली और दुबई पाइनएप्पल के लिए, डिब्रूगढ़ से दिल्ली और दुबई संतरे के लिए, और गुवाहाटी से हांगकांग दाल, फल और भाजियों के लिए। और पिछले 1 वर्ष में अध्यक्ष महोदय, जहां 84,000 मेट्रिक टन 2021 में हैंडल किया गया था, इस वर्ष 1,10,000 मेट्रिक टन पेरिशेबल फूड का हम लोग ने हैंडल किया है। मतलब करीब 30% की वृद्धि हुई। हमारी विचारधारा है कि आने वाले समर शेड्यूल में फ्लाइट्स की भी वृद्धि हो, और आने वाले समर शेड्यूल में जो अब 1-2 दिन में शुरू होगा अध्यक्ष महोदय, 135 नए फ्लाइट्स हम लोग शुरुआत कर रहे हैं देश के अंदर, और 15 नए फ्लाइट्स पूरे विश्व के लिए इस नए समर शेड्यूल में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जहां हम एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की बात और हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वही महत्वपूर्ण है कि एक दक्षता हम अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स के आधार पर हमारी संस्थाओं में भी लाएं। कई मेरे सहभागियों ने डीजीसीए के बारे में चर्चा किया था। प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए दक्षता को बढ़ाने के लिए,
और डीजीसीए को हमने ईजीसीए में परिवर्तित किया है। 298 सेवाएं डीजीसीए की जो हैंड रिटन होती थी वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो चुकी हैं। और एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पायलट्स और एएमईज और एटीसीओज के लिए, एटीसीओज की भी चर्चा कल की गई थी। पहले उनके लाइसेंस कागज पे बनाए गए थे, अब न्यू स्मार्ट कार्ड लाइसेंस बनेंगे जो क्यूआर कोड और स्कैनिंग के आधार पर किया जाएगा, जो ईजीसीए पोर्टल के आधार पर किया जाएगा। पायलट्स के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए करीब 20 से 30 दिन लगते थे रिकॉर्ड लिखने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए। अब ई फॉर्मेट के अंदर 2 या 4 दिन में पायलट का मेडिकल एग्जामिनेशन संभव हो पाएगा। और उसी तरह अनेक विषयों में भी इसके आधार पर हम लोग वृद्धि ला रहे हैं। एक और नई सोच मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और वो है डिजी यात्रा। वर्तमान में कई बार एयरपोर्ट्स में लंबी लाइनें होती हैं। पहले सीआरपीएफ बाहर चेक करता है, फिर अंदर बैगेज काउंटर पे चेक करता है, फिर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। तो हमने एक नई योजना निकाली है डिजी यात्रा, जहां फोन डब्बे के आधार पर आपका आधार कार्ड और आपके चेहरे के साथ मैचिंग किया जाएगा और वो बोर्डिंग पास के साथ सिंक्रोनाइज सीमलेसली किया जाएगा बायोमेट्रिक्स के आधार पे। और आपका विमानतल पर आपका अनुभव एक सीमलेस अनुभव होगा। खाली काउंटर्स लगाए जाएंगे, आप टिकट को स्कैन करेंगे और काउंटर्स खुल के आपको आवागमन के लिए सुविधा दी जाएगी। हम लोग ने 7 एयरपोर्ट्स निर्धारित किए हैं इसके पहले फेज में, और एक एक करके हम करेंगे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा और वाराणसी, और निजी एयरपोर्ट्स के अंतर्गत दिल्ली का एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट और हैदराबाद का एयरपोर्ट। ये कई देशों में संचालित किया गया है, चाहे दुबई हो, एटलांटा हो, टोक्यो हो, लंदन हो, सिंगापुर हो, एम्स्टर्डम हो। और इसकी कई वृद्धि, करीब 30 से 40% वेट टाइम में कमी पाई गई है, जिससे सहूलियत हमारे यात्रियों को मिली है।